हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 1 दिसंबर 2023। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना को मंजूरी दी गई। इसे कुछ की पॉइंट को जान लेते हैं। खूंटी, झारखंड में एक प्लेस है खूंटी। खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन योजना की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 24,104 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 15,336 करोड़ केंद्र सरकार और 8,768 करोड़ राज्य सरकार खर्च करेगी। इस बारे में बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी। ये योजना बेसिकली कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के सुधार के लिए चलाया जा रहा है। इसमें कुछ जैसे कि बस्तियों को सुरक्षित आवास देना, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कुछ और की पॉइंट्स को जान लेते हैं। इस योजना के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे कि पक्के मकानों का प्रावधान, संपर्क मार्ग, पाइप से जलपूर्ति, सामुदायिक जल आपूर्ति, दवा लागत के साथ मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल पर ध्यान दिया जाएगा, आंगनवाड़ी क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा और बहुउद्देशीय केंद्र का निर्माण इसमें शामिल है। कुछ और की पॉइंट्स को जान लेते हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य मंत्रालय द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जाएंगी, जैसे कि आयुष मंत्रालय द्वारा एक आयुष कल्याण केंद्र की स्थापना की जाएगी और मोबाइल मेडिकल इकाइयों की भी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इन समुदायों के में उपयुक्त कौशल के अनुसार बस्तियों, बहुउद्देशीय केंद्रों और छात्रावासों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट है, सुंगति सुंदरराज अपोलो हॉस्पिटल की जनसंपर्क विभाग की कर्मी हैं। सुंगति सुंदरराज को स्वास्थ्य सेवा योगदान के लिए पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी PRSI द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके कुछ की पॉइंट्स को जान लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल की जनसंपर्क विभाग की क्षेत्रीय प्रमुख सुगंति सुंदरराज को पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी PRSI और जनसंपर्क उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इनके जनसंपर्क उद्योग और उनके प्रति उनका समर्पण और स्वास्थ्य सेवा को दर्शाता है। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI के बारे में जान लें तो यह जनसंपर्क और जनसंचार का एक 63 वर्ष पुराना संगठन है। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है कि इसरो की साइंटिस्ट डॉक्टर VR ललितांबिका जी को फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसरो के हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर VR ललितांबिका जी। इनको फ्रांस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है और ये पुरस्कार उनको 28 नवंबर 2023 को फ्रांस में भारत के जो राजदूत हैं थियरी माथो उनकी ओर से प्रदान किया गया। फ्रांस का जो पुरस्कार है ये सर्वोच्च कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें किसी की नागरिकता का ध्यान नहीं रखा जाता, मतलब ये किसी भी देश के नागरिक को प्रदान किया जा सकता है। डॉक्टर ललितांबिका जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो डॉक्टर VR ललितांबिका जी एडवांस लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ हैं। स्पेशली अगर हम PSLV रॉकेट जो हमारा उसकी बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है PSLV, उसकी ये विशेषज्ञ हैं और इसरो के इस रॉकेट लॉन्चिंग और निर्माण कार्य से जुड़ी रही है। वर्ष 2018 में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के निदेशक के तौर पर गगनयान परियोजना को लेकर डॉक्टर ललितांबिका ने फ्रांस की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी CNEC के साथ कार्य किया था, जिसकी वजह से इनको फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उससे नवाजा गया। आज का नेक्स्ट अपडेट है, भारत सरकार ने 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारतीय रेलवे पर उन्नत ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली यानी कवच सिस्टम तैनात करने की मंजूरी दे दी है। इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत सरकार ने 2 बहुराष्ट्रीय यानी MNC कंपनी, जिनमें से एक है जर्मनी से सिमन AG
दूसरी जापान से है क्योसन इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इन दिनों को भारतीय रेलवे में स्वचालित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली, जिसे हम कॉच सिस्टम के नाम से जानते हैं, उसको तैनात करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे मिनिस्टर जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने नई दिल्ली में घोषणा की कि कवच प्रणाली की तैनाती 2025 से 26 तक वर्तमान 1500 किलोमीटर प्रति वर्ष से बढ़कर 5000 किलोमीटर प्रति वर्ष हो जाएगी। मतलब वर्तमान जो कवच सिस्टम इम्प्लीमेंट करने की हमारी जो स्पीड है वो 1500 किलोमीटर प्रति वर्ष है, लेकिन 2025 से 26 तक ये स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति वर्ष तक हो जाएगी। आज का अगला अपडेट है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री स्मृति ईरानी जी ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। इसके कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो 28 नवंबर 2023 को विज्ञान भवन में दिव्यांग बच्चों के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया है। इस प्रोटोकॉल के 3 प्रमुख चरण हैं, जिसमें पहला है प्रारंभिक विकलांगता लक्षणों के लिए स्क्रीनिंग करवाना, दूसरी है सामुदायिक आयोजनों में शामिल करना और परिवारों को सशक्त बनाना, तीसरा है आशा एएनएम और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीमों के माध्यम से रेफरल समर्थन लेना। आज का अगला अपडेट है, विभिन्न देशों के नौसैन्य प्रमुखों के साथ भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल महासागर का शुभारंभ किया है। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो भारतीय नौसेना की पहल है महासागर, इसका जो उद्देश्य है वो सामान्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक सामूहिक समुद्री दृष्टिकोण स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें भाग लेने वाले देशों की बात करें तो इसमें बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया शामिल हैं। आज का अगला अपडेट है, लद्दाख में जल्द ही वार्षिक गलदान नामचोट महोत्सव मनाया जाएगा। तो इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जो गलदान नामचोट महोत्सव है, यह बेसिकली मंगोलिया, तिब्बत और लद्दाख में सबसे अधिक मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान जे शोंगखापा के जन्म और परिनिर्वाण यानी मृत्यु की याद में मनाया जाता है। जो ये तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान हैं जे शोंगखापा, इन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म के गेरुलू स्कूल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस महोत्सव में कई गतिविधियों के साथ साथ भिक्षुओं द्वारा जे शोंगखापा का सम्मान करते हुए रंगीन नाटक भी प्रस्तुत किए जाते हैं। 7 दिसंबर 2023 को लद्दाख में वार्षिक गलदान नामचोट महोत्सव के लिए सजाया जाएगा। यह त्यौहार लद्दाख में नए साल के जश्न के शुरुआत के प्रतीक में माना जाता है। उसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गलदान नामचोट को लद्दाख में रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत लाइटिंग वाइटिंग करके लद्दाख को काफ़ी रंगीन माहौल में सजाया जाता है। आज का अगला अपडेट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, भारत अपना पहला एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने घोषणा की है कि भारत अपना पहला एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट जिसका नाम है एक्सपोसैट लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका जो उद्देश्य है क्यों भेजा जा रहा है, तो ये इंटेंस एक्सरे सोर्स के पोलराइजेशन को इन्वेस्टिगेट करेगा। यानी इसका जो लक्ष्य है वो एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना है। जो ये अपना एक्सपोसैट मिशन है, ये एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करेगा और यह भारत का पहला और दुनिया का दूसरा मिशन है। इससे पहले नासा ने इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर IXPE के नाम से 2021 में एक पोलरीमेट्री मिशन भेजा था। ये मिशन खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करेगा। आज का अगला अपडेट है कि आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस यानी वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट WCDM का 6वां संस्करण 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक मध्य ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। अभी क्या है, इससे कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो WCDM जो है यानी ये जो विश्व कांग्रेस है, ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के बाहर आपदा प्रबंधन का सबसे बड़ा वैश्विक मंच है। और इसके 6वें संस्करण जो इसका चल रहा है, इसकी टैगलाइन की बात करें इस बार की, तो यह है एक साथ लड़ें, एक साथ जीतें और एक साथ सोचें।
इस बार का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन जी हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह विभिन्न चुनौतीपूर्ण मुद्दों में चर्चा करने के लिए शोधकर्ता, नीति निर्माता और चिकित्सकों को एक ही मंच पर लाने के लिए आपदा प्रबंधन पहल और कन्वर्जेंस सोसाइटी DMICS की एक पहल है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपदा जोखिमों की समझ बढ़ाने, जोखिमों को कम करने और आपदाओं के प्रति लचीलापन बनाने के लिए अग्रिम कार्यों के लिए विज्ञान, नीति और प्रथाओं की बातचीत को बढ़ावा देना। यानी बेसिकली आपदा में जो जोखिम है उसको उनकी समझ बढ़ाने के लिए, उनको जोखिमों को कैसे कम किया जा सकता है और आज आपदा के प्रति लोगों का विज्ञान, नीति और प्रथाओं में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया जाता है। अब तक जो इससे पहले जो WCDM के 5 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं, इस बार का एक छठा है जो कि देहरादून में आयोजित किया गया है। तो आज है 1 दिसंबर, यानी आज है विश्व एड्स डे। तो इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स पे नज़र डाल लेते हैं। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया था। तब से यह हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जिस टाइम पहली बार एड्स दिवस मनाया गया था उस टाइम HIV संक्रमण, एड्स एक नई बीमारी थी और इस बारे में बहुत कम जानकारी समाज में थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है एड्स दिवस मनाने का वो है HIV और एड्स के बारे में लोगों को शिक्षित करना और इस बीमारी के प्रसार को रोकने के प्रयास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आज का नेक्स्ट अपडेट है लाल ग्रह दिवस, यानी रेड प्लेनेट डे। लाल ग्रह दिवस जो है हर साल 28 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा 28 नवंबर 1964 के दिन मैरिनर 4 को लॉन्च किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस यानी रेड प्लेनेट डे मनाया जाता है। अगर रेड प्लेनेट कौन है, वह है मंगल। मंगल के बारे में थोड़ी जानकारी अगर देखें तो मंगल सौर मंडल के में सूर्य का चौथा ग्रह है। मंगल में लाल दिखने के कारण इसकी जो मंगल का रंग जो लाल दिखता है उसमें इसका मुख्य कारण है कि इसकी चट्टानों में लोहे का ऑक्सीकरण, जंग लगना और धूल के कणों की उपस्थिति है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, जो कि पृथ्वी के पर एक दिन के समान है। मतलब पृथ्वी का एक दिन और मंगल के 6 घंटे बराबर है। मंगल के 2 छोटे उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरा है डिमोस। अब कुछ इंटरनेशनल अपडेट देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल अपडेट में आज का पहला अपडेट है नेपाल समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र बन गया है। तो बहुत बड़ी न्यूज है। इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो नेपाल के उच्चतम न्यायालय यानी नेपाल के सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किए जाने के 5 महीने बाद औपचारिक रूप से इस तरह के विवाह को पंजीकृत किया गया है। तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया होगा समलैंगिक विवाह वाला, तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आया है कि उसने मतलब वैध घोषित कर दिया उसको। तो अब जो है नेपाल की सरकार ने उस विवाह को पंजीकृत किया है और जिससे नेपाल जो है समलैंगिक विवाहों को पंजीकृत करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। नेपाल में यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम करने वाली जो संगठन है ब्लू डायमंड सोसाइटी के अध्यक्ष संजीव गुरुंग के अनुसार 35 वर्षीय ट्रांस महिला माया गुरुंग और 27 वर्षीय समलैंगिक सुरेंद्र पांडे ने कानूनी रूप से शादी कर ली है और उनकी शादी पश्चिमी नेपाल के लामजंग जिले के डोरडी ग्रामीण नगर पालिका में पंजीकृत की गई है। तो काफ़ी बड़ी न्यूज है। हमारा पड़ोसी देश है नेपाल और यह समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है दक्षिण एशिया में। आज का अगला अपडेट है अब्दुल्लाही मायर एक सोमाली रिफ्यूजी हैं। तो अब्दुल्लाही मायर ने 2023 यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यानी UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसे कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। तो केन्या में शिविरों में रहकर लोगों के लिए किताबें और शिक्षा लाने की इरादा रखने
वाले एक पूरे सोमाली शरणार्थी को मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार के विजेता के लिए नामित किया गया है। तो बेसिकली एक सोमाली रिफ्यूजी हैं जो कि केन्या की शिविरों में रह चुके हैं और वहाँ से ये किताबें और शिक्षा, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है इन्होंने। तो इन्होंने एक्चुअली किया क्या वो देखें तो केनिया के दादाब शरणार्थी शिविरों में पड़े बले अब्दुल्लाही मायर ने देश के विस्थापित बच्चों तथा और युवाओं के हाथों में 1 लाख से अधिक किताबें पहुंचाई, जिसके लिए उन्हें 13 दिसंबर 2023 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो उन्होंने रिफ्यूजियों के लिए की शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, तो जिसकी वजह से इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार, ये तो खैर इंटरनेशनल लेवल पर हो गए, कुछ क्षेत्रीय विजेता भी हैं, जिसमें से अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो कोलंबिया से एलिजाबेथ मोरेनो वार्को हैं। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका की बात करें तो यमन से एशिया अल मसरेकी, और एशिया प्रशांत की बात करें तो अब्दुल्ला हबीब, सहत जिया हीरो, सलीम खान, और म्यांमार से साहिदा बिन। यूरोप की बात करें तो पोलैंड से लीना ग्रोचोविस्का और ब्लाडिस्लाव ग्रोचोविस्की, तो टफ नेम है। इनको UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे। अभी हाल ही में 29 नवंबर 2023 को उनका 100 साल की उम्र में निधन हो गया। किसिंजर की जो पहचान रही थी इनकी विवादास्पद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के तौर पर रही। ये जर्मनी में जन्मे एक यहूदी रिफ्यूजी थे। उनके प्रयास से चीन और अमेरिका के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत हुई। ऐतिहासिक अमेरिकी सोवियत हथियार नियंत्रण वार्ता भी इन्हीं के समय हुई। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच संबंधों में सुधार भी इनके टाइम पे ही हुआ। ये कुछ और उपलब्धियों के बारे में जाने तो उत्तरी वियतनाम के साथ पेरिस शांति समझौता भी इन्हीं के समय हुआ। अमेरिका में समेत कई देश हेनरी किसिंजर को डिप्लोमेसी में उनके योगदान के लिए एक महान कूटनीतिज्ञ यानी मानते हैं, और वहीं कई लैटिन अमेरिकी देश कम्युनिस्ट विरोधी तानाशाही को समर्थन देने के लिए युद्ध अपराधी भी की संज्ञा भी उनको देते हैं। साल 1973 में हेनरी किसिंजर को और वियतनाम के एक पर्सन थे ले डक थो को संयुक्त रूप से शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, और थो ने इसे लेने से, यानी जो ले डक थो थे उन्होंने इसे लेने से अस्वीकार कर दिया था, यानी रिफ्यूज कर दिया कि मेरे को नहीं चाहिए। तब से अब तक यह सबसे विवादास्पद नोबेल पुरस्कारों में से एक था। आज का लास्ट अपडेट है, COP28 क्या है और एक क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन पर यानी क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों के सम्मेलन का यानी COP28 का 28वां सत्र दुबई में 30 नवंबर से आयोजित किया जा रहा है और यह 13 दिन तक चलेगा। तो बेसिकली जो COP28 है वो COP में उसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और 28 मतलब इसका 28वां सत्र भी चल रहा है। तो जैसे पिछले साल 27वां सत्र था मिस्र में, तो उसको COP27 बोला गया था। इस बार ये 28वां है, तो उसको COP28 कहा जा रहा है। ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज पे सारे देश, जितने भी राष्ट्र हैं पूरे विश्व में, सबको एक मंच से लाके सारे राष्ट्र बात करते हैं कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए। हर साल इसकी बैठक होती है, और यह जलवायु परिवर्तन की पर दुनिया का एकमात्र बहुपक्षीय निर्णय लेने वाला मंच है, और लगभग पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सबके पास इसकी सदस्यता है। यह सम्मेलन सबसे पहले 1992 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते के बाद हर साल आयोजित किया जाता है। इसमें विभिन्न राष्ट्र वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने, जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावों के अनुकूल नीतियों पर सहमत होते हैं। मौजूदा जो अभी करंट COP28 शिखर सम्मेलन चल रहा है, इसमें जलवायु परिवर्तन को 1.5 सेल्सियस वार्मिंग तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य की दिशा में देशों की प्रगति
का पहला औपचारिक मूल्यांकन होगा। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज पे लोग बात करेंगे, हमारे मोदी जी भी गए हुए हैं वहाँ पे। तो बाकी उसके ऊपर नीतियाँ बनाएंगे कि कैसे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। तो बस यही था आज के अपडेट्स। आपको अपडेट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।